नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं कंप्यूटर की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले करियाँ आपको दे देता हूं। इसके पहले आपके पास एमसीक्यू सीरीज, कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज की 3 वीडियोज आ चुकी है, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है और हमने कहा था कि टोटल 10 वीडियो आपके पास आने वाली है। तो ये कंप्यूटर महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसकी 4थी वीडियो है, पहली चीज़। ठीक, अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी PDF कहाँ से आपको मिलेगी। इन क्वेश्चनों की जो PDF है एक ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम है संदीप स्टडी सेंटर, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट इसमें है कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 3-4 चीज़ आपको पढ़नी होती है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको लगभग 30 क्वेश्चन, और इसके बता दूँ 29 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, मैंने 30 लिखा है, 29 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। ठीक, इसके बाद जो अगली सीरीज़ होगी जहाँ पे मैं बात करूँगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। एक इन्फॉर्मेशन और, इसकी डिटेल्ड में क्लास आपके पास पहले जा चुकी है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से एक क्लास ही है, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे वहाँ पे, और साथ में सभी की डिटेल में आपको जानकारियाँ भी मिलेंगी। बिना समय गंवाए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें 2 या अधिक प्रोसेसर को एक साथ आपस में जोड़कर, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को समझ में आएगा। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें 2 या अधिक प्रोसेसर को एक साथ आपस में जोड़ा जा रहा है, उनका प्रयोग किया जाता है। इसको बहुत डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या फिर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2, इसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है यूनिक्स, लिनक्स है या फिर MS-DOS है, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, जो आपकी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें 3 आपको याद रखना है मुख्य रूप से, यूनिक्स, लाइनेक्स और एक लिख लेना। ठीक है, MS। ठीक है, MS विंडोज़। क्या लिखोगे? MS विंडोज़। ये तीनों को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो MS-DOS को आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। तो भाई ये तो क्या हो जाएगा? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। सेकंड है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। अगला लिखा हुआ था, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होता है। सभी में अंतर है देखेंगे तो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, यदि वो बेसिक क्वेश्चन बनाना चाहे। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक जो आपको फ्री में मिलता है और एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ओपन सोर्स है जो कि आपके लिए फ्री होता है, और एक होता है क्लोज्ड, या फिर उसे कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जिसके लिए आप शुल्क पटाते हो। इसमें सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इंटरनेट पर सबके लिए उपलब्ध रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब इसमें गलत कथन चुनना है। ठीक है, इसको भी आपको देखना है। यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार सोर्स कोड में बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार बिल्कुल सोर्स कोड में बदलाव कर सकता है, उसके लिए फ्री होता है। इसमें यूज़र का अधिकार है। बाद अगला है सेवियन या फिर पारडस। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें यूज़र का अधिकार नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें किसी का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, उसका अधिकार कैसे हो जाएगा? भाई फ्री में दिया है उसको। ठीक है, वो अपने हिसाब से सोर्स कोड में परिवर्तन कर सकता है, इसको आपको याद रखना है। तो अगला भी इसका सही आंसर था आपका सेबियन, पारडास है। जैसे कि आपने लिनक्स सुना होगा, माइनिक्स है। ठीक है, यूनिक्स है। ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया है। यदि आप अभी डिटेल में देखने की, तो आप बिल्कुल जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे हमने आपको कहा था कि सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, और इसकी टोटल 10 वीडियो आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेजा जा रहा है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान आपको करनी है। मैसिंटोस, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें से 3 क्या क्लोज सोर्स होगा। ठीक है, तो मैकिंटोस है, ठीक है, या फिर मैसिंटोस है, वैक्स अल्फा, QNX है, या फिर साइलेबल, या फिर इसे सिलेबल, आप जैसे इसको बोलना चाहें। तो आपको याद रखना है, जो आपके मैकिंटोस है और आपका वैक्स अल्फा QNX है। ठीक है, मैक OS भी आप आगे चल के देखेंगे, ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपको साइलेबल या फिर सिलेबल इसको याद रखना है। ये
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ में पहले मैंने आपको और दो तीन चीज़ बताया है। साथ में आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपको और पता चलते जाएगा कौन कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैक ओएस क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैक ओएस एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें दो चीज़ है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और इसमें कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एवं सी, क्योंकि इसे कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हिंदी में भी बोल के आ जाएगा यार, है ना, इसको बोल सकते हैं वाणिज्यिक बोल के भी आ सकता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा है एक, क्या ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर दोनों है, दोनों तो हो नहीं सकता। ठीक, ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लगभग 5-6 चीज़ें मिल गई होगी। ठीक है, अब इसमें ए बी दोनों ऑप्शन था, लेकिन ये इसका गलत आंसर हो जाएगा यदि यहीं पे होता कमर्शियल करके, ठीक, वाणिज्यिक करके, वो भी इसका सही आंसर हो जाता। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो क्लोज्ड होगा उसको कमर्शियल भी बोला जाएगा। ठीक है, और बाकी फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि आपके लिए फ्री होता है, मुफ्त में होता है, उसके सोर्स कोड को आप अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हो। ठीक बात है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। लाइनक्स है एक। अब लाइनक्स कौन सा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों तो हो ही नहीं सकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइनक्स होता है आपको याद रखना है, इसे लिनक्स भी कहा जाता है ना, आप जैसा भी इसको बोले, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में 2-3 चीज़ और आपको बता देता हूँ। एक है आपका फ्री RTOS, ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जितने भी आप फ्री नाम से देखो या फिर जिसमें भी लिनक्स जुड़ा हो या फिर लाइनक्स जुड़ा हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स हो जाता है। उसी प्रकार जितने भी नामों में आप यूनिक्स जुड़ा देखते हो, ठीक है, जितने भी नामों में आप माइनिक्स जुड़ा देखते हो, फ्री जुड़ा देखते हो, सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। साथ में आपको उबंटू और कुबंटू, इसको भी आपको याद रखना है। साइलेबल के बारे में मैं बताया, डायनाबुलिक भी आगे जाके आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैंने आपको डिटेल क्लास में बहुत सारी चीज़ें और बताई थी। ठीक बात है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें भी आपको मिलेगा कुबंटू, उबंटू मैंने अभी आपको बताया ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों। माइनिक्स भी मैंने आपको बताया कि ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि सभी के सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है ना, तो क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। दिए गए कथनों में असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। पहला आपके पास कथन है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है। ठीक है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। फेडोरा एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियल और एलिव, ठीक है, या फिर एलिव जैसे इसको पढ़ो, दोनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बताता हूँ, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन फेडोरा ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, फेडोरा क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करनी। इसी प्रकार मोबाइल में भी होती है, इसमें भी ओपन सोर्स होता है, क्लोज्ड सोर्स होता है, ठीक है, लेकिन उतना पूछेगा नहीं। 1-2 इंपॉर्टेंट है, मेपिस, फ्री RTOS, डायनाबुलिक, और आपके पास हो जाएगा सिम्बियन। आपको इसमें और कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपके मेपिस है, फ्री RTOS है, उसके बाद देखेंगे डायनाबुलिक। ये तीनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसी प्रकार आप सिम्बियन देखेंगे, ठीक, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से आपको और मिल गया कंप्यूटर के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, आईफोन OS है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। गूगल का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के संदर्भ में आपको बोले तो एंड्रॉयड OS आपको याद रखना है। किसको याद रखना है, एंड्रॉयड OS, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्लोज्ड है ना ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो मोबाइल में, तो उसका आंसर हो जाएगा एप्पल का आईफोन OS। ये आप सभी जानते होंगे भाई, ये फ्री नहीं होता है, ठीक है, क्लोज्ड होता है, इसके लिए आप शुल्क पटाते हो, और आईफोन के लिए होता है। सी भाषा, या फिर इसको दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है।
लाइनक्स है, सोलेरिस है या फिर यूनिक्स है। यूनिक्स आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये HHL में लिखा गया, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स ओएस के आविष्कारकर्ता कौन है। यहाँ से 2-3 चीज़ पता चलेगी आपको। ठीक है, पहला केन थॉमसन और डेनिस रिची, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये यूनिक्स के जो आप HHL में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो, इसके आविष्कार करता है। और आपको वहीं पे लाइनक्स या फिर लिनक्स आप जैसे इसको पढ़ते हो, उसके जो आविष्कारकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, लिनस टॉरवल्ड्स, क्या नाम है इसका? लिनस इसका नाम है भाई, लिनस। लेकिन लिनस दे के है ना, वैसे नहीं पूछ सकता है क्योंकि उसको आप पकड़ सकते हो। तो टॉरवल्ड्स आपको याद रखना है क्योंकि सरनेम कभी छोड़ता नहीं है पूछते वक्त। ठीक है, ये लाइनक्स ओएस के आविष्कारकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ओएस कौन सा है। ठीक है, या फिर इसका पूर्ण रूप मैंने डाला है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो बोस होता है। क्या होता है? बॉस। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पहला ऑप्शन में आपको ध्यान देना है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बाकी सब छोड़ दो आप। क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, इसका पूर्ण रूप होता है। इसका भी नवीनतम वर्जन की हम लोग बात करें तो 9.00 बुक में दिया हुआ है, जो कि ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन मैंने गूगल में सर्च किया, इसका जो नवीनतम जो वर्जन है अभी 10.0 आ गया है। ठीक है, जिसका नाम प्रज्ञा है, याद रखना। हो सकता है ये भी आपको पूछ दे। सही बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सही सुमेलित नहीं है। अब इसके लॉन्चिंग को लेकर मैंने डाला है कि जो यूनिक्स है कब लॉन्च हुआ था, जो लाइनक्स है या फिर लिनक्स हम लोग कह रहे हैं, ये कब लॉन्च हुआ था। उसी प्रकार मैक ओएस। तो आपको याद रखना है जो यूनिक्स है ये बिल्कुल ठीक है 1969 इसमें लॉन्च किया गया था। ये 1991 हो जाएगा, ये आपको 2001 हो जाएगा, 2001। उसी प्रकार सोलेरिस को याद रखना है, ये 1993 है भाई। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं था, इसका सही आंसर ठीक है आपका लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ओएस कौन सा है। अपने पास 2 चीज़ आता है, 2 तरह से इंटरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, एक है कमांड लाइन इंटरफेस के लिए और एक आप पढ़ते होंगे GUI। ठीक, GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कमांड लाइन के लिए आपको याद रखना है मैक ओएस। ओ भाई क्लियर नहीं करनी है मेरे को। ठीक, क्या करना है आपको? मैक ओएस एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वहीं पे यूनिक्स और लाइनक्स, और साथ में आपको MS विंडोज़ क्या याद रखना है? MS ठीक है विंडोज़। ठीक, ये याद रखना है, ये GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। सत्य कथन कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MS विंडोज़ GUI, ठीक है, ये बोलने में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इस पे आधारित OS है। ये बिल्कुल सही बात है। MS विंडोज़ और MS DOS में मुख्य अंतर मल्टीटास्क का है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी सही है। MS विंडोज़ का पुराना नाम इंटरफेस मैनेजर था, इसको भी आपको याद रखना है। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने हेतु शॉर्टकट की, हम लोग कभी एक वीडियो में इसका शॉर्टकट की के बारे में देखेंगे और पहले देखा भी है। ठीक है, आप यदि पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो इसको भी मैंने है ना सोचा है कि इसके बारे में लाऊंगा, शॉर्टकट की कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलना है आपको, इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हो? Ctrl+Shift+Escape करते हो या फिर Shift+Ctrl+Del का करते हो? ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, डिलीट नहीं कर रहे हो। Ctrl+Alt या फिर ओपन क्लिक करते हो, ये भी नहीं होता। आपको याद रखना है Ctrl+Shift+Escape। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करना, ठीक है, ये दोनों बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। यदि कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर रहे हो, नॉर्मली बंद है, स्टार्ट कर रहे हो, उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। यदि पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हो तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वार्म बूटिंग हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ओएस जिसमें सभी कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्र करके प्रोसेस किया जाता है, एक बैच के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप बिल प्रिंटिंग देखते हो भाई, बिल प्रिंटिंग है, सभी को एकत्र करके एक बैच के रूप में प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें लंबी टाइम लगती है। ठीक, तो इसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखना है,
ठीक है, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके थ्रू ये होता है। वहीं पे टाइम शेयरिंग है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आपको पता होगा, पहले मैंने इसको पढ़ाया है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये निर्धारित समय में आपको रिजल्ट पाना होता है, जैसे कि रॉकेट लॉन्चिंग। भाई आप रॉकेट लॉन्चिंग में ये तो नहीं करोगे कि छोड़ दे रहे हो आप, है ना, एकत्र सभी को एक साथ वो करके छोड़ दे रहे हो, अपने टाइम पे होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक डेडलाइन होता है, ठीक है, तो निर्धारित समय में उसको जो है आपको रिजल्ट पाना होता है, जैसे कि क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग है, ठीक। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सभी आपको पता होगा, क्योंकि यदि आप पुराने वीडियोस देखे होंगे, है ना, वहाँ काफ़ी डिटेल मैंने चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इसको भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली बार जो हमने प्रैक्टिस किया था, ये सही है। यहाँ एक मतलब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्टिव ओएस है, मतलब हस्तक्षेप हम इसमें कर सकते हैं, इसका मतलब, ठीक। ये बिल्कुल गलत है, मैंने कहा था, ये जब मैंने पढ़ाया था तो ये नॉन इंटरेक्टिव होती है, मतलब एक बार जब इनपुट देने के बाद इसमें मानवीय हस्तक्षेप संभव नहीं होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसको आपको याद रखना है। तो सिर्फ कथन ए सही है, ठीक है, तो आपका पहला ही सर्फ लिखा गया यार, सिर्फ कथन ए सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग हेतु किस ओएस का उपयोग किया जाता है। नो डाउट इसको मैंने अभी अभी आपको बताया है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, मशीनरी वैज्ञानिक उपकरणों को नियंत्रित करने हेतु रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया वैज्ञानिक उपकरण के बारे में। लाइनक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका उदाहरण है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। बिल प्रिंटिंग, इसको भी मैंने अभी अभी बताया, बिल प्रिंटिंग सांख्यिकी विश्लेषण हेतु बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यदि मैं आपको नॉर्मली पूछूं तो आप इसकी जवाब देंगे क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया है। एक बार बोलोगे जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर प्रारंभ करने के लिए होती है, बिल्कुल भाई, क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए चीज़ होती है, तो उसको प्रारंभ करने के लिए बिल्कुल ये होती है। दूसरा, जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करता है, ये भी सही है। जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्यों को नियंत्रण करता है, ठीक है, ये भी सही है। तो ये तीनों को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तीनों कथन आपको याद होने चाहिए, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगला है, सॉफ्टवेयर निर्माण के समय प्रोग्राम में पाई जाने वाली त्रुटियां क्या कहलाती है। इसमें 2-3 चीज़ बताऊंगा। पहला, त्रुटियां सिर्फ पूछे उस त्रुटियों को क्या कहते हैं, तो उसे बग कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहा जाता है, या फिर इसको पता लगाने के लिए होती है, और एक टेस्टिंग करके आएगा, ठीक है, तो ये भी जांच करने के लिए होती है, आपको याद रखना है। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे बनता है, डिबगिंग, बग और टेस्टिंग। क्या क्या आपको समझ में आएगा, त्रुटियाँ बग कहलाएगी, हटाना है डिबगिंग कहलाएगा, पता करना है, और ये पता करने के समान होता है टेस्टिंग, ठीक है, जांच करनी है, वो टेस्टिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है, फ्रीवेयर का संपूर्ण अधिकार किसके पास होता है। फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सबके लिए फ्री होता है, ठीक है, लेकिन इसमें अधिकार निर्माता कंपनी के पास होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, निर्माता कंपनी के पास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको मैंने पढ़ाया था भाई, फ्रीवेयर के बारे में बताया, ग्रुपवेयर के बारे में बताया आपको, ठीक है, फर्मवेयर के बारे में बताया है, वो क्लास आपने देखा होगा, तो वो चीज़ आपको, है ना, रिलेट आप कर पा रहे होंगे। बायोस, ठीक है, बायोएस या फिर BIOS, इसको बायोस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको पता है, कंप्यूटर में, है ना, प्रारंभ होने वाला पहला प्रोग्राम होता है बायोस, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये पहला ही ऑप्शन है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये पहले ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 30 क्वेश्चन मैंने थंबनेल में लिखा था, 29 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 29 कैसे लिखूँ, मैं टॉप 30 वहाँ पे लिख दिया था। 29 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। सॉफ्टवेयर पे हम बात कर रहे हैं, जाते जाते एक चीज़ बताता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बात करेंगे, साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे, जो कि कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए होता है। फिर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे, जैसे कि आपको फोटोशॉप है, ठीक है, स्पेशल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे कि फ़ोटो के लिए होगा, वीडियो के लिए अलग होगा, म्यूज़िक के लिए होता है जिसका आप उपयोग करते हो, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में हमें टॉपिक कवर करनी है, तो 2 टॉपिक वहाँ पे और ऐड करूँगा ताकि ये पढ़ के रखेंगे। एक वेब ब्राउज़र, ठीक है, क्या होगा, वेब ब्राउज़र हो जाएगा, और एक हो जाएगा सर्च इंजन।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को नया सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपनी ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।